जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज़ अपनी एक क्लास होती है सुबह 9 बजे हिंदी साहित्य की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर पूछे गए हैं। सभी लोग जुड़ जाइएगा इस क्लास से, जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं सभी लोग आ जाइएगा। आज का अपने यहाँ पर 152 से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि देश भाषा में लिखी प्रथम रचना विद्यापति की पदावली है, अतः हिंदी का प्रथम कवि विद्यापति की पदावली को ही माना जाना चाहिए। ये कथन किसका है बताइए। ये कथन आपके लिए बताने और जो विद्यापति हैं इनको मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। कई बार पूछा जाता है कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, तो विद्यापति को कहा जाता है। और ये जो कथन दिया गया है ये कथन माना जाता है डॉक्टर बच्चन सिंह का। विकल्प नंबर 1 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर ए जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 2 पूछा गया है। दोहा कोश की भाषा परिनिष्ठित अपभ्रंश है, चर्यापद की भाषा अभट्ट या देश भाषा के मिश्रण से युक्त है। ये कथन किसका माना जाता है? महत्वपूर्ण कथन आपसे यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। किनके कथन माने जाते हैं ये आपके लिए चयन करना है, बताइए। 153 में आपके लिए चयन करना है, क्या होगा सही आंसर बताइए। रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं या आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो 153 में आप सभी का सही आंसर है। ये कथन भी किनका माना जाता है? डॉक्टर बच्चन सिंह जो है इनका यही कथन माना जाता है। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 54 पूछा गया है। विद्यापति का प्रेम ना तो रोमांटिकों की तरह वायवीय है और ना ही भक्तों की तरह दिव्य है। कौन मानते हैं बताइए। विद्यापति जो है विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है और विद्यापति पदावली इनकी महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। और क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 154 पूछा गया है। ये कथन आपसे पूछा है किनका माना जाता है, तो ये कथन भी किनका माना जाता है? बच्चन सिंह का। ये कथन भी बच्चन सिंह का माना जाता है। तो विकल्प नंबर डी वाला जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 55 पूछा गया है कि बीसल देव रासु विग्रह राज चतुर्थ का नहीं तृतीय का हो सकता है। यह कथन किसका माना जाता है? और आपके लिए साथ में ये भी बताना, जो बीसल देव रासु ग्रंथ है ये ग्रंथ किनका माना जाता है, इसके रचयिता कौन माने जाते हैं? बीसल देव रासु ग्रंथ की रचयिता कौन माने जाते हैं? और बीसल देव रासु विग्रह राज चतुर्थ का नहीं तृतीय का हो सकता है। ये कथन तो माना जाता है किनका? तो यहाँ पर भी आपका विकल्प नंबर डी जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर जो डी है वह आप सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है यहाँ पर 55 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा? यहाँ पर 56वां क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम श्रेष्ठा थे। ये कथन किसका माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 56 में आपसे पूछा गया महत्वपूर्ण कथन यहाँ पर दिए गए हिंदी साहित्य में, और पंक्तियां भी आपके लिए आगे चलकर मिलेंगी। पंक्तियां और महत्वपूर्ण प्रश्न भी मिलेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए बताइएगा ये भारतेंदु का कथन है, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, राहुल सांकृत्यायन का कथन है या फिर धीरेन्द्र वर्मा का कथन है। भारतेंदु जी जो है इनका जन्म 1850 में हुआ था। इनका जन्म पूछा जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था, और इनका निधन जो है 1885 में हो गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। और ये जो कथन है राहुल सांकृत्यायन जो है उन्हीं का ये कथन माना जाता है। विकल्प नंबर सी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, राहुल सांकृत्यायन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 57वां क्वेश्चन पूछा गया है, 157 है। जैन साहित्य का सबसे लोकप्रिय रूप कौन सा माना जाता है बताइए। जैन साहित्य का पूछा है। जैन साहित्य का सबसे लोकप्रिय रूप जो माना जाता है वह कौन सा माना जाता है, ये आपको चयन करना है। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक अवश्य करते जाइएगा
और आप सभी का सही आंसर आ रहा है यहाँ पर रास होगा सही आंसर। विकल्प नंबर जो सी है रास, वह आपका यहाँ पर सही आंसर है। रास होगा सही आंसर। जैन साहित्य का सबसे लोकप्रिय रूप पूछा गया था, तो सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 58 पूछा गया कि अपभ्रंश के वाल्मीकि किस जैन कवि को कहा जाता है। वह जैन कवि है, कौन से वह जैन कवि है जिनको अपभ्रंश का वाल्मीकि के नाम से जाना जाता है। धनपाल है, स्वयंभू है, हेमचंद्र है, पुष्पदंत है। ये क्वेश्चन अपन ने कई बार पढ़ा है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है किनके लिए। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, स्वयंभू को कहा जाता है। विकल्प नंबर 2 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर 2 है आपका सही आंसर। स्वयंभू जी जो हैं इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। जैन कवि माने जाते हैं, कौन? स्वयंभू। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पर पूछा गया है कि डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम कृति किसे माना है। डॉक्टर नगेंद्र जो हैं इन्होंने हिंदी की प्रथम रचना माना है पयुमचर्यू को, श्राविकाचार्य को, या फिर भरतेश्वर बाहुबली रास को, या फिर पृथ्वीराज रासो को। 159वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। साथ में आपके लिए जो है उसके रचनाकार भी बताना, उसके रचनाकार कौन माने जाते हैं, बताइए। 159वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और 159 में आपको चयन करना है। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम कृति माना है श्राविकाचार्य को। विकल्प नंबर बी जो है वह आपका सही आंसर होगा, श्राविकाचार्य। अब आपके लिए बताने, जो श्राविकाचार्य जो रचना है, ये रचना किनकी मानी जाती है, महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। और जो डॉक्टर नगेंद्र हैं इन्होंने हिंदी की प्रथम रचना माना है। इसके लिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 60 क्या पूछा गया है। 60वां क्वेश्चन है कि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं में सबसे अधिक प्रमाणित किसे माना है। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने प्रमाणित माना है, अर्ध प्रमाणिक माना है, अप्रमाणिक माना है। तो यहाँ पर आपसे प्रमाणिक पूछा है और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने गोरखनाथ की रचना बताना है। 160 में आपके लिए चयन करना है, तो 160 का आपका सही आंसर है पद है, सप्तबार, प्राण सांकली, सब जी, तो दीपक जी, कंचन जी, कल्पना जी। 60 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा ये चयन करना है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 160 में डी वाला शब्दी आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 होगा आपका सही आंसर। विकल्प नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 61 आपसे यहाँ पर पूछा है, गोरखनाथ का समय पृथ्वीराज के आसपास किसने माना है, बताइए। 161 में आपको चयन करना है। गोरखनाथ का समय पृथ्वीराज के आसपास किसने माना है। तो आप सभी का यहाँ पर 161 में सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर 161 में? विकल्प नंबर आपका डी सही आंसर होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। संजू जी, सोनी जी, यहाँ पर 4 होगा आपका सही आंसर। रामचंद्र शुक्ल जी गोरखनाथ का समय पृथ्वीराज के आसपास मानते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 162 आपसे पूछा गया है कि आबदु रहिया हाटे बाटे रूप बरस की छाया, ये पंक्ति किनकी मानी जाती है। 162 में चयन करना है, बताइएगा। कबीर की पंक्ति है, मच्छेंद्र नाथ की पंक्ति है, गोरखनाथ की पंक्ति है, कबीर की पंक्ति है। ये कबीर यहाँ पर 2 बार ये विकल्प में आ गए कबीरदास जी, तो एक विकल्प यहाँ पर काट देते हैं, विकल्प नंबर डी। तो अब बचे 3 विकल्प, 3 विकल्प में से बताना है कि आबदु रहिया हाटे बाटे रूप बरस की छाया, ये पंक्ति मानी जाती है गोरखनाथ की। किनकी? गोरखनाथ। आपका विकल्प नंबर जो सी है वह आप सभी का सही आंसर है।
बिल्कुल सही अंश जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 63 पूछा है कि नाथ साहित्य के सर्वाधिक समर्थ और लोकप्रिय हठयोगी थे, कौन थे? 163 में आपको चयन करना है। चौरंगी नाथ थे, गोरखनाथ थे, मच्छेंद्र नाथ थे, चौड़कर नाथ थे। 163 में आपको चयन करना है नाथ साहित्य के सर्वाधिक समर्थ और लोकप्रिय हठयोगी कौन थे, ये आपसे पूछा क्या है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, कौन थे? 163 में गोरखनाथ आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर बी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। गोरखनाथ आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, हाँ बिल्कुल सही नीतू जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 64वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार बताना, बीसलदेव रासो है, पृथ्वीराज रासो है, परमाल रासो है, हमीर रासो है। मनोज यादव जी बताइएगा क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य बताना है, कौन सा माना जाता है? महाकाव्य पूछा है तो वह माना जाता है पृथ्वीराज रासो। विकल्प नंबर आपका जो बी वाला विकल्प है, बी वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पृथ्वीराज रासो जो है ये रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा है 165वां क्वेश्चन है, कायम खा रासो के रचनाकार कौन माने जाते हैं? जगनिक हैं, जानकवि हैं, जनक कवि हैं या फिर जोधराज हैं? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 165 आपसे यहाँ पर पूछा गया है। सभी लोगों के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं, वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, दीपक जी, अपर्णा जी। और 165 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है, जानकवि जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, जानकवि सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 166 पूछा क्या है, क्या पूछा कि कैमास वध प्रसंग जो है किस रासो ग्रंथ के अंतर्गत आता है? भाई रासो ग्रंथ आपके लिए बताने, परमाल रासो है, हमीर रासो है, बीसलदेव रासो है, पृथ्वीराज रासो है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 66 में आपके लिए चयन करना है। 66 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर, कैमास वध प्रसंग किस रासो ग्रंथ के अंतर्गत आता है? और 166 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है, ये आता है पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत। विकल्प नंबर आपका जो डी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 आप सभी लोगों का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि नरपति नाल्यकृत बीसलदेव रासो में कितने छंद हैं? छंद आपसे पूछा गया, 125 है, 120, 123 या फिर 200 छंद हैं, बताइए, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, नरपति नाल्यकृत बीसलदेव रासो में कितने छंद हैं, ये पूछा गया है। छंद बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। 167 में 125 छंद माने जाते हैं नरपति नाल्यकृत बीसलदेव रासो में। सबसे पहले तो यही पूछा जाता है, बीसलदेव के रचयिता कौन माने जाते हैं? नरपति नाल्य माने जाते हैं। 125 इसमें छंद हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 168 पूछा गया है, हिंदी साहित्य इतिहास में दोहरे नामकरण का प्रारंभ किसने किया है? बताइए। मिस्र बंधु ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या फिर जॉर्ज ग्रेसन? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 68वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 68 में आप सभी का सही आंसर होगा, हिंदी साहित्य इतिहास में दोहरे नामकरण का प्रारंभ किया है किन्होंने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपका बी वाला जो विकल्प है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 169 क्या पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है 169वां क्वेश्चन। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि बीसलदेव रासो को वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक किसने माना है? बताइए। बीसलदेव रासो को वीर गीत के रूप में बताना है, बताइएगा। सबसे पुरानी पुस्तक किसने माना है? आचार्य शुक्ल ने, रामकुमार वर्मा ने, नरपति नाल्य ने, इनमें से कोई नहीं। 169वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है,
और 169 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर चयन कीजिएगा। ऋषलदेव रासो को वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। विकल्प नंबर 1 सुनैना जी, सोनिका जी, ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 170 पूछा गया है। डिंगल भाषा का संबंध डगल से जोड़ने वाले विद्वान हैं, वह विद्वान आपके लिए बताना। 170 में कौन से वह विद्वान है? डॉक्टर टेसीटरी हैं, या फिर गजराज ओझा हैं, हरप्रसाद शास्त्री हैं, पुरुषोत्तम दास टंडन हैं। तो आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? 170वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 170 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर? तो हरप्रसाद शास्त्री आपका यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा? 71वां क्वेश्चन है कि निम्न में से डिंगल भाषा में रचित रासो काव्य कौन सा माना जाता है? हम्मीर रासो है, रेवंत गिरी रास है, परमाल रासो है, या फिर विजयपाल रासो है? बताइए। 171 में आपके लिए चयन करना है, डिंगल भाषा में रचित रासो काव्य कौन सा माना जाता है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 171 में बी वाला विकल्प मनीषा सीवी जी सही आंसर होगा। रेवंत गिरिरास आपका सही आंसर है। रेवंत गिरिरास जिन्होंने विकल्प नंबर 2 बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा बी वाला विकल्प। आरुषि जी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 172वां क्वेश्चन है, कौन सा उपनाम विद्यापति का नहीं है? नहीं है बताना है। मैथिली कोकिल नहीं, मैथिल कोकिल होगा यहाँ पर। मैथिल कोकिल, कवि शेखर, राजशेखर, या फिर अभिनव जयदेव। बताइए कौन सा उपनाम जो है विद्यापति का नहीं है, पूछा है आपसे। नहीं में बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि इनको मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है, कवि शेखर के नाम से जाना जाता है, अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है, राजशेखर के नाम से नहीं जाना जाता है। डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी वाला होगा, सॉरी सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। राजशेखर के नाम से इनको नहीं जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 73 पूछा है, निराला ने विद्यापति की पदावली को कहा है? सागर की लहर कहा है, पानी की लहर कहा है, उमंगों की लहर कहा है, या फिर नागिन की लहर कहा है? बताइए जो निराला ने विद्यापति की जो पदावली है इसको क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 163 आपसे पूछा गया है। तो 163 में आप सभी का सही आंसर है कि नागिन की लहर कहा है। क्या कहा है? नागिन की लहर कहा है। डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 174वां क्वेश्चन है, शुक्लानुसार पृथ्वीराज रासो में कुल कितने समय हैं? समय पूछा गया है, बताइएगा। 69 समय है, 68 समय है, 67 समय है, 70 समय है? शुक्लानुसार बता रहे पृथ्वीराज रासो में कुल कितने समय है? 174 में आप सभी लोग चयन कीजिएगा। स्टेटस वाई RR जी, वंदना जी और साधना जी, हेमलता जी, आप सभी का सही आंसर है 69। यहाँ पर विकल्प नंबर ए वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। कितने समय है? 69 समय है शुक्ल जी के अनुसार। किसमें? पृथ्वीराज रासो में। नरोत्तम दास स्वामी ने पृथ्वीराज रासो को किस प्रकार का काव्य माना है? यानी कि मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य, गीति काव्य, या फिर महाकाव्य माना है? ज्योति कुमारी जी बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 75वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 75 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि इन्होंने माना है, क्या माना है? मुक्तक काव्य माना है। जो पृथ्वीराज रासो है इसको नरोत्तम दास ने क्या माना है? मुक्तक काव्य माना है। विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा।
बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 76वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि बच्चन अनुसार पृथ्वीराज रासो किस प्रकार का काव्य। देखिएगा अभी तो नरोत्तम दास ने जो है इसको मुक्तक काव्य माना है, तो बच्चन अनुसार पृथ्वीराज रासो क्या मुक्तक काव्य है, गीति काव्य है, प्रबंध काव्य है या फिर राजनैतिक महाकाव्य है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण 176 में आप सभी के लिए चयन करना 176 का सही आंसर होगा। हाँ दीपक जी अभी देख लेंगे उस क्वेश्चन को अपन। तो यहाँ पर जो है राजनीतिक महाकाव्य माना है, राजनीतिक महाकाव्य आपका सही आंसर है। डी वाला जो विकल्प है वह आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है, जय मयंक जस चंद्रिका की रचनाकार कौन माने जाते हैं। जय मयंक जस चंद्रिका की रचयिता माने जाते हैं भट्ट केदार, मधुकर कवि, अमीर खुसरो या फिर कुशल लाभ। कुशल राय है यहाँ पर। जय मयंक जस चंद्रिका की रचयिता बताने, रचनाकार बताने कौन माने जाते हैं प्रमोद जी। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 177 में आप सभी का सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर सरोज जी? विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। मधुकर कवि जो है, मधुकर कवि की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध रचना मानी जाती है जय मयंक जस चंद्रिका। तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है आपसे 178वां क्वेश्चन है, जज्जल को हम्मी रासो का एक पात्र किसने माना है, बताइए। जज्जल को, जज्जल जो है इनको अम्मी रासो का एक पात्र माना है विद्यापति ने या माता प्रसाद गुप्त ने, जयचंद सूरी ने, आचार्य शुक्ल जी ने। सभी लोग शेयर करते जाइएगा, वीडियो को लाइक भी करते जाना है सभी के लिए। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक अवश्य कर लेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है 178वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 178 में आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपका सही आंसर होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है इन्होंने जज्जल को हम्मी रासो का एक पात्र माना है, पात्र तो किन्होंने माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है राजन जी देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 179 है, विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देशी भाषा कहा है, यह कथन किसका है। महत्वपूर्ण कथन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 179 में आप सभी का क्या आ रहा है सही आंसर, विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देसी भाषा कहा है, ये कथन माना जाता है किनका, शुक्ल जी का ये कथन माना जाता है। विकल्प नंबर आपका जो डी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। डी आपका यहाँ पर सही आंसर है सरिता जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 180 पूछा गया है, जैनाचार्य मेरुतुंग का ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि एक संस्कृत ग्रंथ है, ये कथन किसका माना जाता है, बताइए। ये कथन माना जाता है किनका, चयन कीजिएगा। आचार्य शुक्ल, रामकुमार वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त या फिर डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। तो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सभी लोगों का सही आंसर आ रहा है 80 में। जैनाचार्य मेरुतुंग का ग्रंथ है प्रबंध चिंतामणि, जैन आचार्य माने जाते हैं मेरुतुंग जी, इनका ग्रंथ है प्रबंध चिंतामणि एक संस्कृत ग्रंथ है, ये कथन माना जाता है आचार्य शुक्ल जी का। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर ए जिन्होंने भी बताया है आचार्य शुक्ल, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 181 है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का समय महाराज भोज के समय से हम्मीर देव के समय तक का किसने माना है, बताइए। हिंदी साहित्य के आदिकाल का समय महाराज भोज के समय से हम्मीर देव के समय तक किसने माना है, ये आपके लिए बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 181 में। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो डी है वह आपका यहाँ पर सही आंसर है। जो रामचंद्र शुक्ल हैं इन्होंने माना है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 4 जो है वह आप सभी का सही आंसर है, जो कि सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताया। जो कवि रूढ़ा है, रूढ़ा कवि किस सदी के कवि माने जाते हैं ये आपको बताना है। 8वीं सदी, 10वीं सदी, 12वीं सदी, 14वीं सदी, बताइए किस सदी के कवि माने जाते हैं। 182 में आपको चयन करना है, 182 का सही आंसर क्या होगा,
चयन कीजिए। रोडा कवि जो है ये किस सदी के कवि माने जाते हैं? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, ये माने जाते हैं किस सदी के कवि? 10वीं सदी आपका यहाँ पर विकल्प नंबर जो बी है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 आप सभी का सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर। जिन्होंने बी बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। रोडा कवि किस सदी के कवि हैं? तो आप सभी का यहाँ पर बी जो है भाई आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, बच्चन अनुसार बताना है राउलवेल का अर्थ क्या माना जाता है? बच्चन अनुसार बताइएगा। राजविलास है, भोग विलास है, भाव प्रधान है, कोई नहीं है। 183 में आपके लिए चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बच्चन अनुसार बताना है। तो आपका यहाँ पर 183 में सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। राजविलास माना जाता है। क्या माना जाता है? राजविलास आपका विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने राजविलास जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, प्रथम बार किस रचना में नक्शे वर्णन किया गया है? 184वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। भाई रचना आपके लिए बताना है कौन सी भाई रचना जिसमें पहली बार नक्शे वर्णन किया गया है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 184 में राउलवेल है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, वर्ण रत्नाकर है, कोई नहीं है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 84 में राउलवेल विकल्प नंबर ये जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। राउलवेल एक इनकी रचना मानी जाती है? बताइए राउलवेल। विशाल जी अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण बताने किस सदी की रचना मानी जाती है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण चयन कीजिएगा। 10वीं, 12वीं, 14वीं या फिर 16वीं सदी की रचना है। किस सदी की रचना मानी जाती है? सभी लोग चयन कीजिएगा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण बताना है और आप सभी लोगों का सही आंसर आ रहा है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण तो जो है ये मानी जाती है किस सदी की रचना? राउलवेल तो रोडा कवि की रचना है, ये 12वीं सदी की रचना मानी जाती है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। विकल्प नंबर आपका बी वाला जो है वह आपका सही आंसर होगा। बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? तो 186वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिए 186 में आपसे पूछा किसने अमीर खुसरो को अवधि का प्रथम कवि माना है? अमीर खुसरो को बताना है। रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर गणपति चंद्र गुप्त ने? बताइए किसने अमीर खुसरो को अवधि का प्रथम कवि माना है? 186 में आपके लिए चयन करना है। एक 186 में आपका सही आंसर आ रहा है कि वह माना है किन्होंने? राम कुमार वर्मा ने। राम कुमार वर्मा होगा। पिंकी जी, राजन जी सही आंसर, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने यहाँ पर जिन्होंने भी बताया है। अमीर खुसरो जो पहेलियां मुकरियां लिखने के लिए जाने जाते हैं, अमीर खुसरो को अवधि का प्रथम कवि जो है राम कुमार वर्मा है, उन्होंने ही माना है। बी वाला विकल्प सही आंसर होगा। डोला मारूरा दोहा की नायिका का नाम बता दीजिएगा, क्या नाम है? बताइए। मालवड़ी हैं, मारवड़ी हैं या फिर पार्वती हैं, राजमती हैं? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 87वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और 87 में आप सभी का सही आंसर है। डोला मारूरा दोहा की नायिका का नाम पूछा गया है, तो नायिका का नाम है मारवड़ी। मारवड़ी आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, जो कि सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताया है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 88वां क्वेश्चन पूछा गया है। बाला था जब सबको भाया, ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 88 पूछा गया। मधुकर कवि की पंक्ति है, अमीर खुसरो की पंक्ति है, जयचंद्र की पंक्ति है या फिर विजयसेन की पंक्ति है? बाला था जब सबको भाया डैश ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, ये पंक्ति मानी जाती है अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर बी जो है वह आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर है।
बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर आपसे 189 पूछा, ज्योतिरीश्वर ठाकुर किस भाषा के कवि थे, बताइए। ज्योतिरीश्वर ठाकुर आपके लिए बताना है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर जो है किस भाषा के कवि थे। इनकी एक रचना मानी जाती है ज्योतिरीश्वर ठाकुर की, कौन सी, वर्ण रत्नाकर, कौन सी, वर्ण रत्नाकर, जो कि पूछी जाती है, वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना मानी जाती है। और ये मैथिली की है, अपभ्रंश की है, ब्रज या फिर सभी, इनकी भाषा पूछा है, वर्ण रत्नाकर की नहीं। यहाँ पर ज्योतिरीश्वर ठाकुर किस भाषा के कवि थे पूछा है, तो ये जो है मैथिली भाषा की थी। विकल्प नंबर आपका 1 सही आंसर है। वर्ण रत्नाकर इनकी रचना जो कि महत्वपूर्ण प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। भक्ति साहित्य से वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है। ये कथन किनका माना जाता है, किसने कहा है कि भक्ति साहित्य से वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, राम कुमार, श्याम सुंदर दास। 190 में आपको चयन करना है, तो 190 में आपका सही आंसर आ रहा है। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या है सही आंसर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, हिंदी कोविद रत्नमाला 1909 ईस्वी की रचयिता कौन मानी जाती है। हिंदी कोविद रत्नमाला बताइएगा, अपन ने याद किया था, इसकी रचयिता आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कौन माने जाते हैं। श्याम सुंदर दास हैं, राम कुमार वर्मा है, नामवर से हैं, या नलन बिलोचन शर्मा हैं। 191वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, और 191 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि हिंदी कोविद रत्नमाला की रचयिता श्याम सुंदर दास मानी जाती है। अब हिंदी कोविद रत्नमाला, जो रत्नों की माला होगी वह कैसी होगी, सुंदर होगी, तो सुंदर से क्या होगा, श्याम सुंदर दास, रत्नमाला से हिंदी कोविद रत्नमाला। इस प्रकार विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा, हिंदी काव्यधारा की रचयिता कौन मानी जाती है। 192 में आपको बताना है, 192 में आप सभी का सही आंसर है, हिंदी काव्यधारा की रचयिता मानी जाती है कौन, तो आप सभी का सही आंसर आ रहा है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, श्याम सुंदर दास, राहुल सांकृत्यायन या शिव कुमार शर्मा। 192 में चयन करना है, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, राहुल सांकृत्यायन यहाँ पर सही आंसर है। राहुल सांकृत्यायन आपका सही आंसर। यहाँ पर 1907 भी दिया रहता है कहीं कहीं पर, 1907 माना जाता है वैसे, तो 1907 आपका सही आंसर है यहाँ पर। बिल्कुल यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन, नीतू जी बिल्कुल सही, राहुल सांकृत्यायन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। उदंत मार्तंड किस वर्ष प्रकाशित हुआ। 193 में आपको चयन करना है, कई बार अपन इसको पढ़ चुके हैं। उदंत मार्तंड 1800 ईस्वी में, 1810 में, 1820 में या 1826 में कब प्रकाशित हुआ, किस वर्ष प्रकाशित हुआ उदंत मार्तंड बताना है। तो आप सभी का सही आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है सही आंसर, तो बिल्कुल सही, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर डी जो है वह आपका सही आंसर होगा। डी यानी कि 1826 है, सॉरी 1826 जो है वह आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर विकल्प नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर, उदंत मार्तंड 1826 में प्रकाशित हुआ, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, गार्सद ताशी द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा गया था, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। 194वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अंग्रेजी में, हिंदी में, फ्रेंच में या फिर जर्मन में। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आप सभी का क्या होगा सही आंसर। गार्सद ताशी द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा गया था, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पर फ्रेंच बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि विकल्प नंबर जो सी वाला विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, तो बिल्कुल सही आंसर बताया है, फ्रेंच आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे 195 पूछा गया है, क्या पूछा है, सुनीति कुमार चटर्जी ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को कहा है, क्या कहा है,
बताइएगा। प्राचीन कोसली कहाँ है, नवीन कोसली कहाँ है, ब्रज कहाँ है, सभी कहाँ है? तो 195 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। इन्होंने कहा है, सुनीति कुमार चटर्जी ने, उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को प्राचीन कोसली। क्या कहा है? प्राचीन कोसली। आपका विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द्वंद्वात्मक पद्धति पर इतिहास के अध्ययन का विचार किसने दिया था? बताइए। कांट ने, हीगल ने, डार्विन ने, कार्ल मार्क्स ने? द्वंद्वात्मक पद्धति पर इतिहास के अध्ययन का विचार किसने दिया था? 196 में आपके लिए चयन करना है। तो 196 में आप सभी का साधना जी और मनीषा जी, प्रीति जी, MS वर्मा जी। सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, यानी कि हीगल ने। हीगल आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर बी, द्वंद्वात्मक पद्धति पर इतिहास के अध्ययन का विचार हीगल ने दिया था। विकल्प नंबर 2 जो है वह आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 197 है, साहित्य इतिहास लेखन में किस तत्व का महत्व नहीं है? तथ्यों का यथार्थ वर्णन, वस्तुपरक दृष्टिकोण, निष्कर्षों की प्रमाणिकता या कल्पना का प्रयोग? 197 में चयन करना है, साहित्य इतिहास लेखन में किस तत्व का महत्व नहीं है? तो आप सभी का सही आंसर है कल्पना का प्रयोग। विकल्प नंबर आपका क्या है सही आंसर? जो डी वाला है वह आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर 4 आप सभी का सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिएगा, पोर्ट विलियम कॉलेज जो है इसकी स्थापना हुई थी कहाँ पर? कलकत्ता में। कहाँ पर? कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। किस वर्ष हुई थी ये पूछा गया है। तो आपका सही आंसर है 1800 में, 1801, 1805, 1810 में। 98वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 98 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है 1800 ईस्वी में जो है कलकत्ता में पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। पोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? बताइएगा क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो 199 में चयन कीजिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण, पोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक आपसे पूछा गया है कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का सही आंसर होगा 199 में। लाइक अवश्य कर लीजिएगा सभी लोग। 199 में आप सभी को बताना है। तो विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। मार्कस बेलेजली आपका सही आंसर होगा। बेलेजली जो है पोर्ट विलियम कॉलेज के क्या माने जाते हैं? संस्थापक माने जाते हैं। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 जो है वह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 200 पूछा गया है। हिंदी का पहला समाचार पत्र बताना है कौन सा माना जाता है? 200 में आपके लिए चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? हिंदी का पहला समाचार पत्र बताइए। मार्तंड उदंत मार्तंड है, उदंत मार्तंड है, बंगदूत है, पयामी आजादी है। 200वां क्वेश्चन बताना है और आप सभी का सही आंसर है लक्ष्यता शर्मा जी। क्या होगा सही आंसर? हिंदी का प्रथम पहला पत्र माना जाता है उदंत मार्तंड। कौन सा माना जाता है? उदंत मार्तंड आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर है। द्वंद्वात्मक पद्धति पर इतिहास के अध्ययन का विचार किसने दिया था? तो ये क्वेश्चन था और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा यहाँ पर हीगल ही आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। हीगल आपका सही आंसर यहाँ पर है। हीगल आपका सही आंसर होगा यहाँ पर। विकल्प नंबर बी ही आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक और क्वेश्चन था, देखिएगा कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 167। नरपति नाल्यकृत बीसल देव रासों में कितने छंद हैं? इसमें छंद आपसे पूछा गया था।
तो आप सभी का क्या होगा सही आंसर चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का क्या होगा सही आंसर। बीसल देव रासों में कितने छंद हैं? तो आपका यहां पर सही आंसर है कि क्या था इसका सही आंसर? बीसल देव रासों में कितने छंद हैं ये पूछा गया है। तो 125 ये तो आपका जो है सही आंसर होगा। 125 आपका सही आंसर होगा। तो सभी के लिए बहुत ही जो है बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर अवश्य कर लेंगे सभी लोग। हाँ, वहां पर जो है हीगल और मार्क्स जो है दोनों द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से जो है जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आपका दोनों विकल्प में दिया है। और तो यहाँ पर यहाँ पर देखिए द्वंद्वात्मक पद्धति पर इतिहास के अध्ययन का विचार किसने दिया है? विचार पूछा है तो ये विचार जो है हीगल ने दिया। हीगल आपका सही आंसर होगा। हीगल ने विचार दिया। वैसे द्वंद्वात्मक जो सिद्धांत है वह तो कार्ल मार्क्स का माना, लेकिन विचार जो दिया वह हीगल ने दिया है। डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। यहाँ पर लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आपके लिए क्लास लाई जाती है। अंश जी, राबिता जी, कंचन जी, साधना जी, हेमलता जी, स्टेटस बाय RR जी, दीपक जी, कल्पना जी, राखी जी, सुनैना जी, नीतू गुप्ता जी और राखी जी, प्रीति जी, सरोज जी। यहाँ पर 56 छंद नहीं पूछा। यहाँ पर आपसे जो है डायरेक्ट ये पूछा गया है कि कितने छंद हैं। यहाँ पर 216 वाला विकल्प आपका यहाँ पर दिया नहीं है। नरपति नाल्य कृत बीसल देव रासों में कितने छंद हैं? तो 125 आपका जो है सही आंसर होगा। आरती वर्मा जी, सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 56 छंद नहीं पूछा है आपसे। तो सभी के लिए इसी तरह से जुड़े रहना है। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर लेना है। आज के वीडियो में बस इतना।